उनको देखने के लिए सिंपली आपको YouTube पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहां से आप अपनी क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़कर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे धरती पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से एक सॉइल भी है। सॉइल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल के बारे में अगर हमें डिटेल में समझना है तो इसका बेसिक हमें जानना पड़ेगा कि सॉइल आखिर है क्या और ये हमारे लिए रिसोर्स कैसे है, उसी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ सॉइल। धरती का अधिकतम भाग जो है ना वो मिट्टी से ही कवर है, मिट्टी से ही ढका हुआ है। एक रिसोर्स की तरह सॉइल जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मर्स के लिए, मतलब किसानों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिट्टी, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है ना वो मेनली सॉइल के फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर मिट्टी खराब होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर सॉइल का कवर रिच एंड डीप है तो उस केस में फर्टिलिटी ज़्यादा मिलेगा, मतलब मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी और इस केस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, फसल की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मिट्टी का कवर शैलो है, मतलब पतला सा लेयर है, मिट्टी का कवर है और उसका फर्टिलिटी अगर ख़राब है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्रॉप कर जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा, फसल की पैदावार कम होगी। आप खुद ही एक प्लांट को दोनों कंडीशन में रख कर देखिए। एक ऐसा ज़मीन है जिस पर पतला सा मिट्टी का लेयर है और उसके नीचे पत्थर है, बहुत सारा कंकर पत्थर है, और एक ऐसा ज़मीन है जो कि बहुत गहराई तक, जिसके बहुत गहराई तक सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। अगर यहाँ पर हम लोग प्लांट को लगाना चाहेंगे तो उसका जो रूट्स होगा ना अच्छे से फैल नहीं पाएगा, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और यहाँ का जो प्लांट होगा ना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर प्लांट लगाएंगे ना तो इसका रूट अच्छे से फैल पाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा और यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा, फसल जो होगी वो भी अच्छी हमें मिलेगी। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि थिक लेयर ऑफ सॉइल का होना, मतलब मिट्टी का मोटा सा लेयर होना, और ऊपर से फर्टाइल सॉइल होना, मतलब उपजाऊ मिट्टी होना, दोनों इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। सॉइल का पहला इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गया कि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो सॉइल पर ही डिपेंड करता है। सॉइल और कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर अगले पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जितने भी एनिमल्स हमारी धरती पर रहते हैं वो इनडायरेक्टली सॉइल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनका जो बेसिक नीड है ना सॉइल के कारण ही फुलफिल हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हमारी धरती पर रहते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ये तो आपको पता है। और प्लांट्स जो होते हैं ना उनको न्यूट्रिशन सॉइल से ही मिलता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग और जितने बाकी दूसरे एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा सॉइल के कारण शेल्टर भी मिल पाता है, मतलब घर भी मिल पाता है। किनको घर मिल पाता है? इंसेक्ट को और एनिमल्स को, जैसे कि रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, एंड्स, अर्थवर्म, ये सबको घर मिलता है सॉइल के कारण। सब लोग मिट्टी में ही रहते हैं। इसके अलावा हम लोग सॉइल को ब्रिक्स बनाने के लिए और पॉटरी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्रिक्स मतलब ईंट और पॉटरी मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है ना उसको हम लोग पॉटरी बोलते हैं। तो इन सब कामों के लिए भी सॉइल यूज़ होता है। यहाँ पर ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सॉइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर कैसे इफेक्ट डालता है तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। और ये वाला पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी को हम लोग और बाकी के दूसरे एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं तो आप इसमें से पॉइंट आउट करके आंसर लिख सकते हैं। सॉइल रिसोर्सेज के अंदर ही एक सब टॉपिक है जिसका टाइटल है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी जो बनती है ना वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर्स। 5 ऐसे फैक्टर्स है जिस पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, जिसमें कि पहला है पेरेंट रॉक, मिट्टी किस पत्थर के टूटने से बनी है इस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी। दूसरा है द टोपोग्राफी, वो जो पत्थर है जिससे टूटने से मिट्टी बना है वो पत्थर कहाँ पर है, पत्थर पहाड़ पर है
या पानी के अंदर है या रेगिस्तान में है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी। तीसरा है क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगेगा और कैसी मिट्टी बनेगी। चौथा है द वेजिटेशन कवर, मतलब प्लांट्स और ट्रीज भी हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। और पांचवा है टाइम, टाइम पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कितना समय लगेगा और कौन सी मिट्टी बनेगी। लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम। अब हम लोग सभी के बारे में, सभी फैक्टर्स के बारे में एक एक करके डिटेल में यहाँ से पढ़ने वाले हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, तो आप इन पांचों पॉइंट को लिख सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने देखा था द पेरेंट रॉक। क्या होता है पेरेंट रॉक? द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज द पेरेंट रॉक। आसान भाषा में बोले तो मिट्टी जिस पत्थर के टूटने से बनती है उसी को हम लोग पेरेंट रॉक कहते हैं। अपनी क्लास 7 में पढ़ा था, हम पढ़ाए थे अच्छे से कि मिट्टी कैसे बनती है। एक पत्थर होता है जो कि वेदरिंग प्रोसेस के कारण मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पत्थर है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है अलग अलग कारणों से, और उसके बाद मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी होता है। जैसा पत्थर होगा उससे बनने वाला मिट्टी भी वैसा ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्लैक सॉइल होता है ना, वो लावा रॉक से बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लावा रॉक के टूटने से, लावा रॉक के वेदरिंग से कौन सा सॉइल बनता है, तो आप बताइएगा कि ब्लैक सॉइल बनता है। दूसरा है द टोपोग्राफी। Topographical variations such as mountain, plateau and plain affect the thickness of soil cover। मिट्टी का thickness कितना होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कहाँ पर है। मिट्टी माउंटेन पर है मतलब पहाड़ पर है, या प्लेट्यूस में है, या प्लेन्स में है। अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन की बात करें, अगर हम लोग पहाड़ों की बात करें, तो वहाँ पर स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलेगा। अचानक से ढलान होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर कुछ होगा भी तो वो टिक नहीं पाएगा। ऐसे केस में मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है वो बहुत ही शैलो और थिन होता है। आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि अगर यहाँ पर मिट्टी होगी भी तो क्या वो टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। थोड़ा सा बारिश होगा बस सब मिट्टी बहकर नीचे चले जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर स्लोप जेंटल है, हल्का सा स्लोप है, इस केस में सॉइल कवर जो होगा ना वो थिक और डीप होगा। खुद ही इमेजिन करके देखिए कि कुछ इस तरीके का जमीन है जहाँ पर हल्का सा ढलान है, तो जो मिट्टी होगा ना वो स्टेबल होगा, आसानी से बहकर बारिश के पानी के कारण या हवा के कारण नहीं जा पाएगा यहाँ से। और इसका जो डीपनेस होगा ना वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है वो स्टेबल है, यहाँ से कहीं जा नहीं पा रहा है वो। इतना कुछ समझने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन्स। जो प्लेन्स होते हैं ना वहाँ पर सॉइल कवर थिक होता है, मोटा सॉइल कवर होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कहीं बहकर जा ही नहीं पाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको थिक सॉइल कवर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हिमालय को देखेंगे ना तो हिमालय पर थिक सॉइल कवर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ पर मिट्टी टिकती ही नहीं है, बारिश के पानी के साथ बहकर नीचे चले जाती है। लेकिन पहाड़ों में भी आपको एक जगह डीप सॉइल कवर देखने को मिलेगा, और वो जगह है रिवर वैलीज। जैसे कि एक ये पहाड़ हो गया और एक ये दूसरा पहाड़ हो गया, इसके बीच का जो जगह है ना, यहाँ से आई मिट्टी और यहाँ से आई मिट्टी के कारण भर जाती है, और यहाँ पर आपको डीप सॉइल कवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिट्टी जो होती है ना बहुत गहरी होती है। अगला जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होगा या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। टेम्परेचर और रेनफॉल ये दोनों अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहाँ पर भी हाई रेनफॉल होता है, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हुआ? या तो बहुत ठंडा या तो बहुत गर्म। उस केस में जो पत्थर होते हैं ना, रॉक्स जो होते हैं ना, आसानी से वेदर्ड हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दिन के और रात के टेम्परेचर में। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर हो जाता है और रात में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो रॉक्स होते हैं ना वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम आपको हीट चैप्टर में पढ़ाए थे क्लास 7 में कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पत्थरों के साथ होता है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो गर्म होने के कारण पत्थर फैल जाता है, और रात में टेम्परेचर कम होता है तो उस कारण से वो सिकुड़ जाता है। इसी कारण से पत्थर कमजोर होकर टूटने लगता है
और जल्दी जल्दी सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी तरह से ऐसे एरियाज में भी जहाँ पर भारी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, उस केस में जो पत्थर का सॉल्युबल पार्ट होता है ना, ऐसा पार्ट, पत्थर का ऐसा पार्ट जो कि पानी में घुल सकता है, वो पार्ट पानी में घुलकर वहाँ से बहकर अलग चले जाता है रनिंग वाटर के साथ, और अलग जाकर जमा हो जाता है, और वो भी फिर बाद में मिट्टी ही बन जाती है। इसीलिए हम लोग क्लाइमेट के बारे में बोल सकते हैं कि इट अफेक्ट्स द सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट भी एक ऐसा चीज है जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अगला फैक्टर है वेजिटेशन कवर। इसके कारण भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके कारण भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो पत्थरों के बीच में जो क्रैक होता है उसमें उगने लगते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई पुराना घर होता है तो वहां पर ईंट के बीच में से पीपल का एक पौधा निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से पहाड़ों के पत्थर में जो क्रैक्स होते हैं उनमें भी पौधे उगाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है प्लांट्स और बड़े होते हैं और इनके रूट्स भी और बड़े हो जाते हैं, और ये पत्थर को पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इसका जो क्रैक है ना, वो उसको और बड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर पत्थर में कहीं पर कोई क्रैक है और यहाँ पर एक पीपल का पौधा उगाया, ये जो पीपल का पौधा है ना, इतना पावरफुल होता है इसका रूट कि पत्थर को तोड़ सकता है, पत्थर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, अगर ये पीपल का पौधा यहाँ पर सरवाइव कर गया तो। एज अ रिजल्ट इन क्रैक्स का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है और ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगते हैं, जो कि फाइनली सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पत्थर अगर टूटेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा ही। सॉइल में पत्थर के टुकड़े तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। वो ह्यूमस कहाँ से मिलता है वो आपको ऑलरेडी पता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं ना, जो सड़े गले पार्ट्स होते हैं, उसके कारण मिट्टी में ह्यूमस आ पाता है। ह्यूमस बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी में कोई भी प्लांट नहीं उग पाएगा, क्योंकि ह्यूमस ही वो चीज़ है जिसके कारण सॉइल को फर्टिलिटी मिल पाता है, सॉइल को उपजाऊ शक्ति मिल पाती है और कोई भी प्लांट उसमें ग्रो कर पाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल पाए जाते हैं, वहाँ का जो मिट्टी होता है ना, उसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अगला फैक्टर है टाइम। टाइम पर भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, टाइम कम मिलेगा तो बहुत कम सॉइल का फॉर्मेशन होगा। टाइम गिव्स मेच्योरिटी टू द सॉइल। जितना ज़्यादा समय मिलेगा मिट्टी उतना ही मेच्योर होगा, उतना ही अच्छा होगा। हम लोग जानते हैं कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये अपने आप नेचर में रिन्यू हो सकता है, लेकिन इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन अर्थ सरफेस। धरती के सरफेस पर एक पतला सा मिट्टी का लेयर बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सोचिए मिट्टी को बनने में कितना ज़्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नील नदी से बने डेल्टा को देख सकते हैं, और उस डेल्टा को भी देख सकते हैं जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। इसका जो मिट्टी है बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है, और यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और ये डेल्टा एक दिन में नहीं बन गए हैं, इनको बनने में हजारों साल लगे हैं। अब चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला है पेरेंट रॉक का डेफिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि माउंटेनियस रीजन में सॉइल कवर शैलो और थिन होता है, और जेंटल स्लोप वाले रीजन में थिक और डीप सॉइल कवर पाया जाता है। और यहाँ पर इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन है वेजिटेशन कवर कैसे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं एग्जाम में। और लास्ट में इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम के कारण सॉइल को क्या मिलता है, तो टाइम के कारण सॉइल को मेच्योरिटी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर सॉइल इरोजन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 7 में पढ़ रखा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फर्टाइल सॉइल जो होता है ना, उपजाऊ मिट्टी जो होती है, वो इसेंशियल है, वो जरूरी है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। ये हेल्प करता है पूरे दुनिया में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने में। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तो पूरे दुनिया में जो फूड का सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो सॉइल का फर्टिलिटी है ना, धीरे धीरे डैमेज होते जा रहा है, धीरे धीरे खराब होते जा रहा है सॉइल का फर्टिलिटी, और इसका कारण है सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर एटसेट्रा
and by mankind's unwise actions such as deforestation, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है ना, मिट्टी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसके बारे में क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। तो मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। लेकिन ये जो टॉप लेयर है ना, वो रिमूव होते जा रहा है बहुत सारे कारणों से। इसका कुछ नेचुरल रीज़न भी है, जैसे कि वाटर के कारण ये रिमूव हो जाता है, विंड के कारण रिमूव हो जाता है, ग्लेशियर के कारण रिमूव हो जाता है, और कुछ ऐसे रीजन है जो कि आदमी के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अधिक मात्रा में पेड़ काट लिए जाते हैं, ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे बार बार पशुओं को चराया जाता है, माइनिंग, जमीन को खोद खोद कर अंदर से रिसोर्सेस निकाले जाते हैं। इन सब कारणों से सॉइल इरोजन होता है। मिट्टी जो होती है वो कटकर बहने लगती है, टॉप सॉइल धीरे धीरे अपने जगह से खिसकने लगता है। The need to conserve soil from erosion has become one of the major environmental concern। मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाना हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अगर हम लोग सॉइल इरोजन नहीं रोकेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारे पास फर्टाइल सॉइल ही नहीं होगा खेती करने के लिए। यहाँ पर आप इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सॉइल इरोजन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो बीच बीच में दिए गए हैं ना, आप इसको हटा सकते हैं, आपका आंसर छोटा हो जाएगा। हमारा अगला सब टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो हम लोग जान लिए, और सॉइल इरोजन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये भी हम लोग जान लिए। अब हमें ये जानना है कि सॉइल को कंजर्व करके हम लोग कैसे रख सकते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, हर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। एग्जाम में अगर आपको सॉइल कंजर्वेशन के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप 2-3 पॉइंट को अच्छे से मिलाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली एक लाइन में बोल सकते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो इरोजन होता है, मिट्टी कट कर एक जगह से दूसरे जगह जो चले जाती है, इसी का प्रिवेंशन, इसी को रोकने को ही हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, सॉइल को कंजर्व करके रखने का बहुत सारा मेथड है, एक एक करके हम लोग हर मेथड को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मेथड है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना। जब हम लोग पेड़ों को लगाएंगे ना, तो पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ लेती है और मिट्टी को बहने नहीं देती है। इसके कारण से ही एफॉरेस्टेशन हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रोकने में। एफॉरेस्टेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड इन द लैंड। जमीन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने को, अधिक से अधिक बीज लगाने को ही हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड्स द सॉइल। मिट्टी जो बहकर कहीं और चले जाती है उसको रोकता है, और मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ना, उसको इसका जड़ बाइंड करके रखता है, बांध कर रखता है कि पार्टिकल्स कहीं और न जा पाए। सॉइल इरोजन को रोकने का दूसरा तरीका है पेड़ों को एक लाइन में लगा देना, जिसको हम लोग शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। ऐसा डिजर्ट रीजन में किया जाता है अपने खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि विंड इरोजन न हो पाए। मान लेते हैं डिजर्ट रीजन में आपका एक खेत है जिसका जो मिट्टी है ना, बहुत ढीला है और बहुत हल्का है। थोड़ा सा भी हवा आएगा तो यहाँ का मिट्टी उड़ सकता है। इसको रोकने के लिए इधर भी एक लाइन से हम लोग पेड़ लगा देंगे और इधर भी एक लाइन से हम लोग पेड़ लगा देंगे, ताकि हवा अगर आए भी तो पेड़ उसको रोक दे, और उसके कारण से यहाँ पर जो विंड इरोजन हो सकता है वो ना हो पाए। तीसरा तरीका है ओवर ग्रेजिंग को रोकना। मान लेते हैं ये एक फील्ड है और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधा आप देखें, आपका मन खुश हो गया और आप अपने पशुओं को इसी में लाकर रोज छोड़ देते हैं। तो पशु क्या करेंगे, यहाँ के सभी पेड़ पौधों को खा जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक भी पौधा नहीं दिखेगा। उस केस में यहाँ पर सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ की जो मिट्टी है बारिश के पानी के साथ, हवा के साथ बहकर यहाँ से कहीं और जाने लगेगी। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स लाइक शिप एंड गोट्स मस्ट बी चेक्ड। अगर कहीं पर ओवरग्रेजिंग हो रहा है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं पर अगर बहुत सारे भेड़ चर रहे हैं, बार बार वहीं पर आके चराया जाता है या बकरियों को चराया जाता है, तो उस पर हमें रोक लगाना चाहिए। अल्टरनेटिवली हमें ऐसे फील्ड्स में फॉडर क्रॉप्स लगाने चाहिए, ऐसे फसल लगाने चाहिए जिससे कि हमारा भी फायदा हो और पशुओं को चारा भी मिल जाए। द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन द फील्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ऐसे जितने भी फील्ड है जहाँ का मिट्टी उपजाऊ है, ऐसे फील्ड में हमें एनिमल्स का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए।
आराम से कोई भी एनिमल जो आ जाता है ऐसे फील्ड में, उस पर हमें रोक लगाना चाहिए। स्टेप शुड बी टेकन टू चेक रेकरेसली कटिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज। अगर कहीं पर अधिक मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं तो उस पर भी हमें रोक लगाना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स। हमें बांध बनाकर फ्लड को रोकना चाहिए, बाढ़ को रोकना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आने से जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है, जो उपजाऊ मिट्टी का लेयर होता है, वो बाढ़ के पानी के साथ बहकर कहीं और चले जाता है। हमें टेरेस फार्मिंग और कंटोर प्लोइंग को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि हिल स्लोप पे किया जाता है। टेरेस फार्मिंग हम लोग ऐसी खेती को बोलते हैं जो कि हिल्स पर किया जाता है, और कंटोर प्लोइंग को आप समझ सकते हैं इस वाले फोटो के थ्रू। ऐसे केस में हमें इस तरह से फसल का क्यारी बनाना चाहिए ताकि जो पानी है ना इसमें रुक सके और पानी मिट्टी को बहाकर आगे न ले जा सके। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे क्यारी बना देंगे तो क्या होगा, पानी आराम से इसके थ्रू बहकर नीचे जा पाएगा, और जो पानी है ना अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को भी बहाकर नीचे लेके चले जाएगा। उसके अलावा सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहला है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। हमें फसल को बदल बदल कर लगाना चाहिए। एक ही फसल को बार बार लगाने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है ना वो घट जाती है। और दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिसमें कि पौधे दूर दूर में लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप खेत में मिर्च लगा हुआ देखे होंगे तो मिर्च का जो पौधा होता है ना दूर दूर में लगाया जाता है, बीच में बहुत जगह होता है। अगर हम लोग यहाँ पर साग का पौधा लगा दें तो हमारा बेनिफिट दुगुना हो जाएगा, और इसके कारण से बीच का जो मिट्टी है ना उसको भी पकड़ के रखने वाला मिल जाएगा। इसके कारण से सॉइल इरोजन घट सकता है। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिसको फॉलो करके, जिसको सिस्टमैटिकली फॉलो करके हम लोग सॉइल इरोजन को घटा सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जितना पढ़े सब पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉइल कंजर्वेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। इसके अलावा जितना भी पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़े सबको आप याद रखिएगा, सबको मिला जुला कर एग्जाम में आप लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन को। सबसे अंतिम डू यू नो में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें बताया गया है। पहला पॉइंट है टेरेस फार्मिंग। क्या होता है टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन लेवल स्टेप्स और टेरेसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड्स। मान लेते हैं एक हिली एरिया है जहाँ का जमीन कुछ इस तरीके का है, स्लोपी है, ढलान है कुछ इस तरीके से। अगर इसको काट के हम लोग स्टेप जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ ऐसा सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना दें तो हम लोग यहाँ पर आसानी से खेती कर सकते हैं और यहाँ पर भी आसानी से खेती कर सकते हैं। खेती करने के इसी तरीके को हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दूसरा है कॉन्टोर प्लोइंग। ये तो आपको पहले भी बताएं कि क्यारी को ऐसे ना बनाकर, ढलान के डायरेक्शन में ना बनाकर हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाते हैं, ताकि पानी अच्छे से बह ना पाए और मिट्टी जो है यहाँ से बहकर कहीं दूर न जा पाए। इसको डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं कंटोर प्लोइंग इज अ टेक्निक ऑफ प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर ऑफ अ हिल स्लोप rather than up and down the slope so to reduce soil erosion। कंटोर प्लोइंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि जब हम लोग क्यारी बनाते हैं, जब हम लोग प्लोइंग करते हैं तो वो इस खेत के कंटोर के पैरेलल होता है। इसका जो किनारा होता है ना इसके पैरेलल हम लोग क्यारी बनाते हैं कुछ इस तरीके से। रेदर देन अप एंड डाउन द स्लोप, हम लोग स्लोप के अलॉन्ग नहीं बनाते हैं कि ऊपर से नीचे तक बना दिए, अप एंड डाउन डायरेक्शन में हम लोग नहीं बनाते हैं क्यारी। सो एज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, और इसके कारण से सॉइल इरोजन में कमी आती है। ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 को मिलाकर हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 को भी आप जरूर देख लीजिएगा, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर